फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव अग्रवाल। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूं इंडिया वर्सेस चाइना की। क्यों चाइना, जो एक टाइम पे इंडिया से इतना पिछड़ा हुआ देश था, वो इंडिया से इतना आगे निकल गया और सुपर पावर बनने की कगार पे बैठा हुआ है। क्यों, जो एक टाइम पे सिर्फ 3% कंट्रीब्यूट कर रहा था ग्रोस वैल्यू बाय आउटपुट का पूरे ग्लोबली, आज वो 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्यों इंडिया इससे आगे नहीं निकल पाया, और क्या ये आत्मनिर्भर भारत इंडिया को अगले 15 से 20 साल में सुपर पावर बना पाएगा? चलिए ये जानते हैं ऐसे कौन कौन सी रीजन थे जिसकी वजह से चाइना आज के टाइम पे सुपर पावर बन गया। क्यों आज चाइना, दुनिया के 80% एसी चाइना में प्रोड्यूस हो रहे हैं, 70% मोबाइल दुनिया के चाइना में प्रोड्यूस हो रहे हैं, 60% शूज चाइना में प्रोड्यूस हो रहे हैं, 50% जो एप्पल पूरी ग्लोबली बिका जाता है वो चाइना से आता है, 50% एप्पल। और आपको सुन के हैरानी होगी, सेकंड नंबर पे यूएसए और उसका कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 6%। मतलब फर्स्ट और सेकंड में कितना बड़ा डिफरेंस है। चाइना इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बन गया कि 60% सीमेंट पूरी ग्लोबली चाइना में प्रोड्यूस हो रहा है, 50% स्टील पूरी ग्लोबली स्टील मैन्युफैक्चरिंग चाइना से आ रही है। क्यों चाइना इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया? यहां तक कि जो यूएसए के झंडे हैं 90% चाइना प्रोड्यूस करके देता है उनको, 90% चाइना बना के देता है। 1978 में जिस देश को पिछड़ा देश कहा जाता था, उसने अपनी पर कैपिटा इनकम 1978 से लेके 2015 तक 49 टाइम्स बढ़ा दी लोगों की। चाइना ने इतना ग्रो करा, 80 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठा दिया, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया। चलिए ये डिस्कस करते हैं वन बाय वन। मैं आपके सामने लेके आया हूं 10 पॉइंट एनालिसिस, जिसके बेसिस पे मैं बताऊंगा इंडिया वर्सेस चाइना, क्यों चाइना इतना आगे निकल गया इंडिया से। पहला पॉइंट है मास प्रोडक्ट एंड डंपिंग मैन्युफैक्चरिंग। चाइना कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, इतना ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग कर लेता है, इतना ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग कर लेता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ पर प्रोडक्ट इतनी लो आ जाती है। वो किसी भी देश में जाता है, हाँ इसको ये रिक्वायरमेंट है, चलो चलो ढूंढते हैं कितने में बेच रहा है ये देश, कितने में बेच रहा है, चलो चलो इससे कम में बनाएंगे, कम में बनाएंगे। इतनी मास प्रोडक्शन कर लेता है कि अपने प्रोडक्ट को इतना ज्यादा वहां पे डंप कर दे, इतना ज्यादा डंप कर देता है कि वहां की लोकल प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब उनको पता कैसे चलता है कि उनको किस टाइप का प्रोडक्ट किस देश में रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हुई ईद, दिवाली, होली कुछ भी होती है तो चाइना से प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो उनको पता कैसे चलता है? ये आपके और हमारे मोबाइल के थ्रू पता चलता है। जो हमने चाइनीज ऐप यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हैं, उसका जो डेटा है वो जाके वो चाइनीज कंपनीज के पास चला जाता है। वहाँ चाइनीज कंपनी चाइनीज गवर्नमेंट को भेज देती है, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ चाइनीज गवर्नमेंट का पूरी रूलिंग चलती है। तो वो डेटा वो चाइनीज गवर्नमेंट के पास जाती है, और चाइनीज गवर्नमेंट इतना मास प्रोडक्शन करता है, इतना मास प्रोडक्शन कि उस देश की जो लोकल प्रोडक्ट है उसको खत्म ही कर देता है। अगर यहाँ लोकली कोई 5 रुपए का प्रोडक्ट बन रहा है तो चाइना उसको 2 रुपए में मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे पहुंचा भी देगा, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत लो कॉस्ट बहुत कम है, वहां पे इतनी लेबर ज्यादा है, वहां इंडिया से ज्यादा वहां पॉपुलेशन है, लेकिन वो सभी को प्रोडक्शन में लगा देता है। इतनी मास प्रोडक्शन हो जाती है कि लोकल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसके आगे कुछ भी नहीं रहती। सेकंड है कंपटीशन प्राइसिंग विद रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब है कि चाइना कभी इनोवेशन कॉस्ट नहीं लगाता, चाइना कभी R&D कॉस्ट नहीं लगाता, चाइना कभी कॉपीराइट इशू अराइज नहीं करता। वो क्या करता है, दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पकड़ता है। यूएस ने कोई इनोवेट करा, दूसरे देश ने कोई इनोवेट करा, पकड़ा, खोल के देखा, हाँ इसने ये यूज करा, सीधा कॉपी पेस्ट करके एक प्रोडक्ट तैयार कर देता है। कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी, कम R&D कॉस्ट लगी, कम इनोवेशन कॉस्ट लगी, कॉपीराइट इशू कोई अराइज नहीं कर सकता। वही प्रोडक्ट जो दूसरे देशों का महंगा मिल रहा है, वही चाइना सस्ते दाम पे उतने ही फीचर देके मार्केट में उतार देता है, उस प्रोडक्ट को पूरी तरह तहस नहस कर देता है। आप देख सकते हैं कि एप्पल के फीचर जितने भी है ऑलमोस्ट एमआई के फोन में आपको मिल जाएंगे, और एमआई एक चाइनीज ब्रांड है। सो आप देख सकते हैं चाइना के हिसाब से किस स्ट्रेटेजी से अपने आप को मार्केट में स्टेबल करता है। थर्ड पॉइंट है यहाँ कॉस्ट इफेक्टिव लेबर। अब लोग यहाँ सोचेंगे कॉस्ट इफेक्टिव लेबर का मतलब क्या? चाइना में जो लेबर है वो कम दाम में मिल जाती है एज कम्पेयर टू इंडिया। नहीं, उतने ही दाम पे मिलते हैं, उतने ही पैसे लेती है जितने इंडियन लेबर लेती है। शायद चाइना की लेबर उससे ज्यादा लेती है, लेकिन वो इफेक्टिव है। जितने प्रोडक्ट, सपोज एक मोबाइल अगर इंडियन लेबर 1 घंटे में 50 बनाएगी, वही चाइनीज लेबर 100 बना के आपके हाथ में दे देगी, क्योंकि वहाँ लेबर इफेक्टिव है। इफेक्टिव का मतलब वहाँ स्किल्ड है। उनको एक काम को बार बार कराया जाता है, जिससे वो उनके दिमाग में छप जाता है कि वो एक काम को इतनी जल्दी कर देते हैं जितने काम को इंडियन लेबर इतनी जल्दी नहीं कर पाती। यहाँ पे सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे लोगों को इफेक्टिव लेबर नहीं मिलती।
जो इतनी एफिशिएंट लेबर नहीं मिलती जो काम जल्दी करके दे, उतनी ही कॉस्ट में काम अच्छा करके दे। लेकिन चाइना में वही लेबर इतनी स्किल्ड बन जाती है। आपको ध्यान ही होगा, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट, उन्होंने अलग अलग जगह स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले थे। इसलिए खोले थे ताकि यहाँ की जो लेबर है वो स्किल्ड हो जाए। यहाँ पे आपको पता ही है, लोग स्कूल में 12वीं पास करने के बाद भी उनके पास कोई स्किल नहीं होती कि वो अपने आप को कुछ आगे जाके कमा पाए, बाहर जाके कुछ पैसा कमा पाए। यहाँ तक कि कई स्कूलों में तो अभी तक कंप्यूटर तक नहीं सिखाया जाता। तो सोचिए यहाँ पे स्किल की कितनी जरूरत है। यहाँ पे लोगों को स्किल सिखाई जाएगी तो यहाँ पे लोग कई ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लोगों में मेहनत करने की क्षमता तो है, लेकिन उनको सही राह नहीं मिलती, सही गाइडेंस नहीं मिलती कि उनको जाना कहाँ है, करना क्या है, कैसे करना है। वहीं चाइना की गवर्नमेंट उनको फुल सपोर्ट करती है। चाहे छोटा से छोटा मैन्युफैक्चरर हो, उसको फुल सपोर्ट मिलेगा कि हाँ तेरी लेबर इतनी है, इसकी लेबर, तेरी लेबर को मैं स्किल करके दूंगा, तू मैन्युफैक्चरिंग कर, दबा के मैन्युफैक्चरिंग कर, एक्सपोर्ट कर। पर यहाँ पे गवर्नमेंट उतना सपोर्ट नहीं कर पा रही थी 5 डेज से। लेकिन मोदी जी ने इसको इनिशिएटिव लिया आत्मनिर्भर भारत से और स्किल डेवलपमेंट योजना से। होपफुली हम आने वाले 10 से 15 साल में अच्छा खासा स्किल अपने लेबर्स में डेवलप कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन का पॉइंट। यहाँ चाइना की एजुकेशन में और इंडिया की एजुकेशन में बहुत फर्क है। यहाँ अभी भी हम बाबर हुमायूं में फंस के रह गए हैं, लेकिन उनको आज के टाइम पे भी अपडेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस चाहिए, ग्लोबल प्रैक्टिस चाहिए। वो अपने बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए तैयार है। चाइना की गवर्नमेंट उनको फुल सपोर्ट करती है और वापिस आके उनको एम्प्लॉयमेंट भी देती है। लेकिन इंडिया की क्या है, इंडिया की गवर्नमेंट उनको बाहर जाने में सपोर्ट तो करती है, लेकिन उनको यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती। आप देख लीजिए इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, नासा में कितने बड़े साइंटिस्ट है, सिलिकॉन वैली में कितने बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, वो सारे इंडियंस है। इंडियंस वहां जाके काम करते हैं क्योंकि उनको बेटर लाइफस्टाइल मिलता है, बेटर सैलरी मिलती है, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन इंडिया में उनको नहीं मिल पाती क्योंकि यहाँ सब करप्शन के मामले में फंस के रह जाते हैं। यहाँ ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट में ही फंस के रह जाते हैं कि 5 साल बाद इलेक्शन आएंगे। आप खुद देख लीजिए, अगर यहाँ कोविड-19 की पैंडेमिक नहीं चल रही होती तो अभी भी न्यूज चैनल पे कोई ना कोई इलेक्शन की न्यूज आ रही होती कि यहाँ इस राज्य में इलेक्शन है, अब उस राज्य में इलेक्शन है। तो गवर्नमेंट काम कभी करेगी कि उसको इलेक्शन की चिंता रहती है कि काम करने का उसको टाइम ही नहीं मिलता। एक साल में काम करती है, अगले साल में दूसरे राज्य में इलेक्शन आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है इंडिया का कि यहाँ पे लोकतंत्र को इतना गलत तरीके से यूज करा जा सकता है। लेकिन चाइना में लोकतंत्र है ही नहीं, लेकिन लोकतंत्र होना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल नेटवर्क क्लस्टरिंग। मतलब जैसे अमेरिका में डेट्रॉइट है, न्यूयॉर्क है और सिलिकॉन वैली है। डेट्रॉइट को पूरा मोटर सिटी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली को टेक्नोलॉजी बेस्ड पूरा हब है वो, और न्यूयॉर्क को फाइनेंस कैपिटल कहा जाता है अमेरिका की। वैसे ही इंडिया को करने की जरूरत है कि उसको एक पर्टिकुलर राज्य को उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे राज्य एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं कि उनके यहाँ की स्ट्रेंथ ये है कि यहाँ ये और पैसा लगाइए। जैसे यूपी ने अभी पूरा एक शो करा था कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब लगाइए, दिल्ली वाले भी करते हैं, हर राज्य वाला करता है। लेकिन इसको काफी बूस्ट देने की जरूरत है और ये आत्मनिर्भर भारत इसी का एक अंश है। इसी को आगे बूस्ट देने की शुरुआत है कि हमें अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा। एक स्टेट को टेक्नोलॉजी हब बनाना पड़ेगा। अब बेंगलोर को देख लीजिए, जितने भी स्टार्टअप्स है वहीं जाके इनिशिएट होते हैं, वहीं जाके बड़े बड़े स्टार्टअप बने हैं। चाहे बाजूस को ले लीजिए, चाहे वेदांतु को ले लीजिए, इतने बड़े स्टार्टअप बेंगलोर में बने हैं। तो ऐसे और राज्यों को भी हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ पावर एंड अवेलेबिलिटी। जो पावर की कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। और यहाँ पे अभी कई भी इंडस्ट्रियल एरियाज में कई जगह पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह नहीं आती। हाँ, यहाँ पे काफी डेवलपमेंट हुई है आफ्टर मोदी सरकार, लेकिन यहाँ पे अभी भी कई इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पूरा 12-12 घंटे तक, 10-10 घंटे तक बिजली कट रहता है, जिनकी वजह से उनको पर्सनल जनरेटर लगाने पड़ जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर मैं वही चाइना की बात करूँ, 3 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आती है। या इंडिया की बात करूं तो 7 से लेकर 9 रुपए पर यूनिट तक की कॉस्ट आती है। तो यहाँ पे भी काफी इंडिया को काम करने की जरूरत है। यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो यहाँ पे सस्ते में पावर अवेलेबल करानी पड़ेगी। और यहाँ पे काफी सालों से मैं न्यूज सुन रहा हूँ कि इंडिया यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर वही इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करने के बजाय हम वही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करवा के उनको अवेलेबल करा दे, तो वही इलेक्ट्रिसिटी हम फ्री में अवेलेबल करा सकते हैं और बाकी मल्टीनेशनल यहाँ पे आके पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगला क्या है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी चाइना में सस्ती है और यहाँ पे बाकी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो काफी सस्ते में अवेलेबल है। यहाँ पे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है इंडिया में तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही इतनी ज्यादा लग जाती है कि उसको अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कंज्यूमर का प्रोडक्ट महंगा मिलता है। अगर हमें यहाँ पे अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी है तो अपने रोड्स, अपने हाईवेज को सिंक करना होगा, ईजी करना होगा, फ्लाईओवर ज्यादा बनाने होंगे, ट्रैफिक कम करना होगा, जिसकी वजह से हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आए और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आए, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम है।
चाइना इतना आगे निकल गया जस्ट बिकॉज ऑफ उनके जो वहां पे पॉलिटिकल सिनेरियो थे वहां काफी स्टेबल थे। यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे हर कोई डर रहता है कि 5 साल बाद सरकार उनकी टिकेगी नहीं टिकेगी, कुर्सी उनकी बचेगी नहीं बचेगी, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर लोग सबकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। यहाँ अगर किसी गवर्नमेंट ने अगर किसी बिजनेसमैन को सपोर्ट कर दिया तो सभी कहते हैं हाँ भाई इसने पैसा खाया होगा, इसने पैसा खाया होगा, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उस बिजनेसमैन को सपोर्ट करने की वजह से हमारे इंडिया को कितना बड़ा फायदा होगा। आज नरेंद्र मोदी ने मुकेश अंबानी को सपोर्ट करा, सबको ही लगा हाँ यार मोटा भाई है, गुजराती भाई है, इन्होंने पैसा खाया होगा, जरूर खाया होगा। क्या इंडिया को इससे इतना फायदा नहीं हुआ? इतना सस्ता इंटरनेट क्या इससे पहले हम यूज कर पाते थे? मैं तो नहीं कर पाता था, आपका पता नहीं, लेकिन मैं तो यूज नहीं कर पाता था। इतना सस्ता इंटरनेट, इतनी अच्छी वॉइस क्वालिटी आज के टाइम पे प्रोवाइड हो रही है। इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर आज मुकेश अंबानी की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या इंडिया को इससे फायदा नहीं हो रहा? क्या फॉरेन करेंसी इंडिया में नहीं आ रही? तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो चाइना आज इंडिया से इतना आगे निकल चुका है। अब यह लास्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री पार्टनरशिप। अब चाइना में जितनी भी गवर्नमेंट है वहाँ प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करती है। अगर चाइनीज गवर्नमेंट को कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस अपने प्राइवेट सेक्टर को देती है, अपने प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर वही चीज इंडिया में हो जाए तो लोग कहेंगे यार पैसा खाया। मुकेश अंबानी और मोदी को साथ निकले, अरे गुजराती भाई मोटा भाई पैसा खाया बीजेपी ने। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि रिलायंस की वजह से इंडिया को कितना बड़ा फायदा मिला है। रिलायंस की वजह से डेटा इतना सस्ता मिल गया, जो कंपनी बाहर की कंपनी इंडिया में आके वोडाफोन होगी, आइडिया होगी, एयरटेल होगी, इंडिया में आके इंडियंस को ही लूट रही थी और सस्ते दाम पे डेटा अवेलेबल करा रही थी, जिसका नेटवर्क इतना स्लो आता था, वही रिलायंस ने उसको बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दिया और सस्ते दाम पे इतना डेटा अवेलेबल करा दिया। और हम सभी को इंटरनेट अवेलेबिलिटी इतनी इजी दे दी कि हम घर बैठे बैठे अपनी स्किल्ड वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को साथ आना पड़ेगा, साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। लोगों की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। लोग बोलते हैं तो बोलने दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र है, सबको राइट है यहाँ बोलने का। लेकिन चाइना में सबको राइट नहीं है बोलने का। सब कहते हैं यहाँ पे उनको आजादी नहीं है, कि अगर चाइना में जाके देखिए तो बिल्कुल उनको आजादी नहीं है। अगर आपने एक शब्द भी चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ निकाल दिया तो वो आपको मार तक सकते हैं। यहाँ पे सबको आजादी है, लेकिन तब भी यहाँ सब चीखते रहते हैं कि हमें चाहिए आजादी। ये थे 10 पॉइंट एनालिसिस जो मैंने करे इंडिया वर्सेज चाइना के लिए। आप सबको ये कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और अगली वीडियो कुछ अलग टॉपिक पे लेके आओ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे लेके आओ, जिससे आप अपनी बिजनेस में खुद डेवलप हो सके। क्या आप इस आत्मनिर्भर भारत से अपने बिजनेस को फायदा पहुंचा सकते हैं? कैसे ये आत्मनिर्भर भारत आपके बिजनेस को फायदा पहुंचा सकते हैं? क्या आपके बिजनेस में चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है? आपको इस सभी इस टाइप के जो वीडियोस है इस चैनल में मिल जाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, घर में रहिए, जितना हो सके हाथ धोते रहिए।